Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो हम बात करेंगे सेक्टर एनालिसिस की। तो इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं और मेजर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स है ना वो अराउंड 40 है, 40। बट सारे के सारे मेजर सेक्टर्स नहीं है। मेजर कितने हैं? 22 इस तरह के मेजर सेक्टर हैं। तो मेजर सेक्टर किसे कहते हैं? जो इकोनॉमी में लार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ऑयल सेक्टर, जैसे बैंकिंग, ये मेजर सेक्टर्स हैं, है ना? आईटी बिल्कुल सही। तो इस तरह के जो सेक्टर होते हैं उन्हें मेजर सेक्टर बोला जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इकोनॉमी में तो सरकार की पॉलिसी चेंज होती है, मैक्रो माइक्रो लेवल पर एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो उनकी वजह से पूरी इकोनॉमी में क्या होता है? इम्पैक्ट आता है। अब सवाल ये है कि कुछ चेंजेस अच्छाई के लिए होते हैं, कुछ चेंजेस बुराई के लिए होते हैं, ठीक है, जिनके इम्पैक्ट बुरे आते हैं लॉन्ग टर्म में। अब सवाल ये है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाला है? इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में पैन आउट हुए तो वो सेक्टर अच्छा करेगा और नेगेटिव पैन आउट हुए तो वो सेक्टर बुरा करेगा। तो वो सेक्टर्स पे हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे पर्टिकुलर सेक्टर डिपेंड करता है। अब इकोनॉमी में तो कांस्टेंट लेवल पे चेंज होता रहता है, कभी कुछ चेंज हुआ, कभी कुछ चेंज हुआ। सारे ही चेंजेस ना किसी के लिए अच्छे माने जाते हैं और ना ही हमेशा बुरे माने जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इकोनॉमी में कोविड आया, तो जब कोविड आया तो कोविड किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, सोचो, हो सकता है ना? डॉक्टर्स के लिए, है ना? डॉक्टर्स के लिए, यानी कि मेडिकल के लिए अच्छा है, मेडिसिन के लिए अच्छा है ना? फार्मा के लिए अच्छा था, एफएमसीजी के लिए अच्छा था, है ना? ऑनलाइन जितनी कंपनियां काम कर रही थी उनके लिए अच्छा था। तो तुम सोचो कि हर बुरी से बुरी चीज किसी सेक्टर के लिए अच्छी हो सकती है, ठीक है? तो यही चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा चेंज किस सेक्टर के लिए फेवरेबल होगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब किस सेक्टर को आपको चूज करना चाहिए बाय के लिए और कब चूज करना चाहिए सेल के लिए। तो ये आज तो सबसे पहला जो सेक्टर है उसका नाम है ऑयल एंड गैस। अब देखो ऑयल एंड गैस सेक्टर को ना हम सबसे पहले क्लासिफाइड करेंगे 3 सेगमेंट में। तो सबसे पहला जो सेगमेंट है इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मिडस्ट्रीम सेगमेंट और तीसरा सेक्टर होता है इसे कहते हैं हम डाउनस्ट्रीम। ठीक है, 3 तरह के सेगमेंट हो गए। अब आपको समझना है कि अपस्ट्रीम सेगमेंट कौन सा है। ये वो सेगमेंट है जो जमीन से तेल को निकालने का काम कर रहा है, जैसे ओएनजीसी। तो ओएनजीसी का काम क्या है? जमीन से तेल को निकालना। तो ये काम कौन करता है? अपस्ट्रीम सेगमेंट, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी। पाइपलाइन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कौन सप्लाई कर रहा है? मिडस्ट्रीम, यानी पेट्रोनेट एलएनजी इसका एक एग्जांपल है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और तीसरा डाउनस्ट्रीम, यानी ओएमसी कंपनी जो फाइनल प्रोडक्ट आपको दे रही है, ठीक है? तो इसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनियां आ जाती हैं, ठीक है? जो मिड स्ट्रीम है वो डाउन स्ट्रीम अभी बात करते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सारी की सारी जो मिड स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है, ये किससे इंपैक्ट हो रही है? क्रूड ऑयल के प्राइसेस से। अब ये बना क्या रही है? क्रूड ऑयल। बेच क्या रही है? क्रूड ऑयल। तो इनका कोर प्रोडक्ट क्या हो गया? क्रूड ऑयल। तो क्रूड के प्राइसेस की वजह से तीनों सेगमेंट में चेंज आएगा।
अब सवाल ये है कि मान लेते हैं रिलायंस तेल को निकाल के बेचता है, तो तेल की कीमतें हैं मान लेते हैं $100 पर बैरल और $50 पर बैरल। अब ये मानो कि रिलायंस की जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है वो आ जाती है $40 और रिलायंस तेल को बेचता है $50 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? $10। और अगर रिलायंस वही पेट्रोल या वही ऑयल बेचता है $100 पे, तो उसका फायदा कितना हुआ? 60। तो रिलायंस को कब प्रॉफिट ज्यादा होगा? एग्जैक्टली। तो जब कीमतें ज्यादा होंगी तो किसको फायदा होगा? तो रिलायंस और ओएनजीसी के भाव कब बढ़ते हैं? जब तेल महंगा होता है, और जब तेल सस्ता होता है तो इसके प्राइसेस, समझ में आ रहा है? यानी तेल की कीमतों से रिलायंस का शेयर और ओएनजीसी का शेयर इंपैक्ट होता है। तो इनको कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, ये कौन तय करता है? तेल के प्राइस। आ रहा है समझ में? दूसरा, जब कीमतें कम होती हैं तो ये पता न्यूज़ के थ्रू पता चलता है। चार्ट देख लो ना उसका, इसका ऑयल का, क्रूड ऑयल का। भाई ये तो ट्रेड होता है ना, क्रूड ऑयल तो ट्रेड होता है, उसका चार्ट तो अवेलेबल है। अब जब कीमतें कम होती हैं तो क्या होगा? जब कीमतें कम होती हैं तो इनको ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे, तो इनके लिए $50 जो है, यानी कम प्राइस ज्यादा पॉजिटिव होगा ना। सेम वे जब कीमतें कम होंगी तो डिमांड तुम ज्यादा करोगे, गाड़ियां भी ज्यादा बिकेंगी, तो कम कीमतें इनके लिए पॉजिटिव होगा और ज्यादा कीमतें उसके लिए पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब क्या है? ये तीनों सेगमेंट तेल की कीमतों से इंपैक्ट होते हैं। कब कब होते हैं ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ किसी का कोई सवाल है, पूछ लो। तुम बिजनेस करती हो कपड़ों का, कपड़े बनते हैं कॉटन से, कॉटन हो गया महंगा, तो कॉटन महंगा हो गया तो तुम कपड़ों के प्राइसेस बढ़ाओगे ना। हाँ। बढ़ा के बेचोगी तो ज्यादा बिकेंगे क्या कपड़े? नहीं, कम। बस आप सोचो कि अगर कॉटन हो गया सस्ता तो तुम्हें प्राइस गिराने की जरूरत थोड़ी है, जितने पे बिक रहा है उतने में बिक ही रहा है। हाँ। पर कॉटन सस्ता होने से तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, कस्टमर ज्यादा आएंगे, सेल ज्यादा। तो सोचो कि जो बनाने की कॉस्ट है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तेल को वो तो क्लियर है ना, $40 है मान लो। अब $40 की चीज 50 में बेचोगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा या 100 में बेचोगी तो? 100 में। तो इसीलिए रिलायंस कब अच्छा करेगा? जब वो 100 में, मतलब हाँ, जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो रिलायंस के लिए पॉजिटिव है, यही चीज। पर जो और ये दो है वो इनका उल्टा है कि जब कीमतें नीचे जाएंगी तो इनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये इसके ऊपर भी हम ट्रेड कर सकते। ये तो कंपनी है ना, शेयर है। तो ये शेयर देखो, ये अलग अलग है तीनों। हाँ ये तीनों अलग शेयर हैं, चारों इनफैक्ट ये अलग अलग है। ओके। और पूछो किसी का कोई सवाल है तो? और भी तो होते होंगे ना इसमें। बहुत सारे हैं, ये तो एग्जांपल दिए मैंने। तो जैसे रिलायंस का शेयर है, मतलब इस ऑफ स्ट्रीम में मतलब बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा जी। तो इन बाकी दो में कौन से शेयर होंगे? बताया ना, ये पेट्रोनेट, नॉर्मली इसका नाम भी नहीं सुना होगा शायद आपने। ये मिड स्ट्रीम वाले शेयर्स कम ट्रेड होते हैं मार्केट में, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले ज्यादा होते हैं। तो अगर तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो किसके लिए फेवरेबल है? HPCL, BPCL जैसे कंपनीज के लिए, जो कि किसका पार्ट है? डाउन स्ट्रीम का। और अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो किसके लिए फेवरेबल है? अप स्ट्रीम, जैसे रिलायंस, ONGC। बट जब इसका कम जाए तब हमें बाय कर लेना चाहिए। देखो ऐसा समझो ना, ऐसा समझो, अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां पर खाने का बिल ज्यादा आता है तो किसके लिए अच्छा है?
रेस्टोरेंट्स वालों पर किसके लिए बुरा है? जो पे कर रहा है उसके लिए। और अगर वो स्कीम निकाल दे कोई तो ज्यादा भीड़ लगेगी ना उसके पास, किसके लिए अच्छा है ना? दोनों के लिए अच्छा हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, वो एक स्कीम है। अब सोचो अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो ज्यादा लोग जाएंगे वहां पे या कम लोग जाएंगे? कम लोग जाएंगे ना। सेम वे तुम पेट्रोल कब खरीदते हो? जब पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए तो खरीदोगे, नहीं। पर 10 रुपए लीटर हो जाए तो ज्यादा नहीं खरीदोगे। यही तो समझा रहा हूँ कि अगर कीमतें कम हो जाती हैं तो HPCL BPCL कंपनी क्या कर रही है? पेट्रोल पंप है ना इनके, पेट्रोल बेच रही है, तो इनका फायदा होगा। और अगर कीमतें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो तेल निकाल के कौन बेच रहा है? HPCL BPCL, तो उनका फायदा होगा। ऐसे समझो ना, दोनों का बढ़ने से नहीं होगा, किसी का बढ़ने से होगा तो किसी का गिरने से होगा। ऐसे वो समझो। हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर नहीं है, तेल की कीमतों के ऊपर है। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं ना कि हमें किसमें ट्रेड करना है। यस। अब इसके बाद बात करते हैं इंडिया विक्स की। जब 19-20 का पी आएगा तब चीप होगी। और ये आता कभी भी आ सकता है ना? कभी भी आ सकता है, जब आए तो नजरें गड़ा के रख। अब बात करेंगे इंडिया विक्स की। देखो इंडिया विक्स ना वॉलेटिलिटी को मेजर करने का एक इंडेक्स है जो मैंने आपको ऑप्शंस में भी बताया। अब वॉलेटिलिटी क्या होती है आप लोग जानते हैं। वॉलेटिलिटी क्या होती है, बोलो पता है ना क्या होती है? अब देखो इंडिया विक्स क्या होती है, ये वॉलेटिलिटी को मेजर करने वाला एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको बताता है कि मार्केट अगले 30 दिनों में कितना % अप डाउन कर सकती है। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है ना वो 10 से 15 के बीच में होती है, नॉर्मल वैल्यू। अब इसका संबंध है ना इनवर्स होता है मार्केट के साथ, यानी कि जब भी ना ये बढ़ रहा है, मानो ये 10 है, 10 से 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, तो ये क्या बता रहा है? ये जब बढ़ता है ना तो ये फियर को बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़नी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है तो फियर बढ़ता है ना। और जब ये नीचे आ रहा है 9, 8, 7 इस तरह से, तो ये किसको बताता है? ये ग्रीड को बताता है, यानी मार्केट में लालच बढ़ रहा है। अब आप देखोगे कि जब ये गिर रहा है ना तो मार्केट में गिरावट भी कम हो जाती है, यानी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। जब ये बढ़ता है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब सोचो कि कभी भी इंडिया विक्स एक ऐसे जोन में आ जाए जहां पर आपको मार्केट में क्लैरिटी मिल जाए कि अब क्या होने वाला है, तो एक अच्छा डायरेक्शन पकड़कर आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, सही ट्रेड भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं आपको एक बता रहा हूं एक तरीका जिससे आप एक बहुत बढ़िया ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? जब भी ना ये इंडिया विक्स 15 से 18 के ऊपर क्लोज हो जाए तो समझ लेना यहीं से मार्केट नीचे आएगी, यानी मार्केट टॉप लगाती है यहाँ पे, यानी मार्केट टॉप आउट होती है। कहाँ पे? 18 पर अगर क्लोज होती है तो। यस। अब वो सिचुएशन कब बनेगी? जब मार्केट 18 के नीचे से ऊपर जा रही है ना। पर अब सोचो कि मार्केट में इंडिया विक्स कितने पर है? 22 पर। अब 22 से जब ये नीचे जाएगी और 18 के बिलो क्लोज होगी तो मार्केट यहाँ पर बॉटम लगाएगी। इसे टेक्निकल चार्ट के साथ भी देख के वेरीफाई कर सकते हो, और ये भी एक तरीका होता है मार्केट को समझने का। ठीक है, अभी किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो दो सिचुएशन होगी, या तो 18 के ऊपर जाएगी, हाँ। पर ये कब बनेगा? जब 18 के नीचे काम करा रही होगी। और दूसरी सिचुएशन कि ये 22, 23, 24 पे जब चल रही होगी तो नीचे वाली सिचुएशन बनेगी, है ना। तो जब नीचे आएगी तब तुम्हें मार्केट का डायरेक्शन चांसेस ज्यादा हैं कि ऊपर जाने के, अगर ये 22 से 22 पर है और नीचे। सिर्फ देखो तुम्हें 18 पे फोकस करना है, ओके। ना 13 पे, ना 14 पे, ना 15 पे, ना 16 पे, ना 17 पे। तुम्हें फोकस करना है केवल 18 पे। 18 के ऊपर गई तो एक डायरेक्शन, 18 के नीचे गई तो एक डायरेक्शन। 18 के नीचे वाले चांसेस कब बनेंगे? जब 18 के ऊपर काम करा रही होगी, और 18 के ऊपर वाले चांस कब बना रहे होंगे? जब 18 के नीचे काम कर रहा होगा, है ना। बस ये ध्यान रखना, सिंपल तरीका है ना मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने का। इसका एक ही एक्सेप्शनल है कि ये इलेक्शन के टाइम पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे आईवीज हमेशा हाई हो जाते हैं, तो वो एक एक्सेप्शनल है, उसमें फॉलो नहीं करेंगे, बाकी हर एक केस में करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्कैम की। देखो जो स्कैम होते हैं ना वो कभी भी अच्छे नहीं माने जा सकते ना। तो स्कैम दो तरीके से होते हैं, किसी कंट्री में एक स्कैम हो गया और दूसरा किसी कंपनी में कोई स्कैम। अब कंट्री वाला कोई स्कैम का एग्जांपल 2G 3G ये घोटाले जो हुए, कोलगेट घोटाला, और कंपनी में आपको पता है यस बैंक है, DHFL है, पता नहीं और कितने, है ना।
अब जब कंट्री में घोटाला होता है ना तो ये ज्यादा बुरा माना जाता है। क्यों ज्यादा बुरा माना जाता है पता है? क्योंकि ये पूरी कंट्री की छवि को खराब कर देता है। तो जब ये होता है तो FIIs क्या करते हैं? पैसा निकालने लग जाते हैं, तो मार्केट में बड़ा क्रैश आ सकता है ऐसे टाइम पे। और दूसरा, जब कंपनी में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का घपला होता है या कोई घपला होता है तो ये पूरी कंपनी को खत्म करने के लिए काफी है। अब यहाँ लर्निंग क्या है देखो, यहाँ पर क्या करना चाहिए? बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए, ठीक है, और अपने आप को हेज करना चाहिए। और दूसरा, ये हो जाए तो अनइमोशनल होकर ऐसी सिचुएशन में निकल जाना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जिस कंपनी में ये हुआ है, कंपनी के शेयर का प्राइस 90% टूटा है। आप उठा के देख लेना किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ पर अनइमोशनल होकर डिसीजन लेना, क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती ऐसे टाइम पे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है क्या करना है। तो मैं आज बता रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। स्टॉक लॉस लगा हुआ तो फिर बच ही जाओगे। हाँ, तो वो कितने लोग लगा के रखते हैं? 100 रुपए की चीज 50 रुपए का होते हुए देख के कितने लोग एग्जिट कर पाएंगे? कुछ लोग तो उस टाइम और ले लेंगे। एग्जैक्टली, यही तो सबसे बड़ी बात है। अगर स्कैम हुआ तो फिर लेना ही नहीं चाहिए ना, उससे यही दूर ही हो जाओ। बस, शाबाश, यही समझा रहा था।